तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विंस्टन चर्चिल के कोट के साथ। विंस्टन चर्चिल कहते हैं, दोज हु फेल टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे अच्छा कोट है काफ़ी। इसका सिंपल मतलब है क्या कि हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, और जो मिस्टेक से नहीं सीखता वो दोबारा उस मिस्टेक को रिपीट करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया है कि जो हिस्ट्री है, जो हमारी हिस्ट्री होती है, वो क्या है, एक ग्रेट आपका टीचर का काम करती है। हमारी जो हिस्ट्री है वो आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में बता दी जो पहले रिपीट की गई है। तो काफ़ी अच्छा कोट है। काफ़ी हद तक ये जो कोट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से रिलेटेड है, रेलवे सिस्टमिक फेलियर। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो हमारा आज का डेली डिस्पैच डिस्कशन है इम्पॉर्टेंट है हमारा CAPF एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो डायमेंशन है ये हमने सच डिस्कस नहीं किया है रेलवे का, और रिसेंटली ये इवेंट भी हुआ है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और अपनी एक नॉलेज पूल के अंदर, अपने नॉलेज पूल के अंदर एक नई डायमेंशन और ऐड करते हैं, क्योंकि यही हमारा क्या है, उद्देश्य है। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। आप सभी को पता है कि नई दिल्ली पे जो है भगदड़ मच गई थी 15 फरवरी को, और इसके अंदर जो रेलवेज की खामियां थी वो कहीं ना कहीं सामने आई। हुआ क्या था, बेसिकली एक मेजर इवेंट चल रहा था आप हमारी इंडिया के अंदर। आप सभी को पता है कुंभ मेला। कुंभ मेले के अंदर जाने के लिए सैकड़ों जो यात्री थे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जमा हुए। कुछ अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट की वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने थे, कुछ को 13 पे जाना था, तो आपस में टकरा गए। वहाँ पे जाके जो है काफ़ी लोगों की दम घुटने से जो है डेथ हो गई। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि इसमें ये नहीं है कि जो हमारा रेलवेज है उसके पास जो है फंड नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पे जो सामने मुद्दा आया वो क्या कि रेलवे ने पैसेंजर्स की सेफ्टी को कभी प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है क्या कि 2013 के अंदर भी सेम ऐसा ही हुआ था। इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा था और यहाँ पे भी जो है 30 लोगों की जानें चली गई। तो रेलवे जो है पैसेंजर्स की सेफ्टी को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करता, ये यहाँ पे बताया गया है। ऐसा नहीं है उस पर फंड नहीं है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी पैसेंजर्स की सेफ्टी नहीं है, ये ऐसा यहाँ एडिटोरियल में बताया गया है। तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो ट्रू भी है, और रेलवे ने अपनी पास्ट मिस्टेक से, जो कि 2013 में सेम ऐसा इंसिडेंट हुआ था और सेम मतलब मेला ही था, वो भी कुंभ मेला ही था। तो रेलवे को अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखना चाहिए, लेकिन रेलवे ने सीखा नहीं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो एडिटोरियल में बोला गया है ये भी प्रमाणित होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये जो हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो दुर्घटना हुई है, ये ऐसा नहीं था कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे इसको बहुत ही ऑर्डरली तरीके से मैनेज करके अवॉइड किया जा सकता है। जैसे वन वे मूवमेंट कर देते कि सिर्फ एक ही तरफ जाना है, प्रॉपर बैरिकेटिंग होती, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होती, प्रॉपर जो है RPF वाले जो लोग होते हैं, हमारे फोर्सेज जो होती है वहाँ पे डिप्लॉय होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही पुअर जो था क्राउड कंट्रोल सिस्टम था हमारा रेलवे स्टेशन पे। हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट मिनट में अनाउंसमेंट करी कि प्लेटफॉर्म 12 और प्लेटफॉर्म 14 की जो ट्रेनें थी आपस में एक्सचेंज कुछ हो गई थी। जो पैसेंजर थे वो भाग के उधर जाने लगे, उधर के पैसेंजर भाग के इधर आने लगे। तो बहुत ही कैओटिक मूवमेंट जो होती है वो क्रिएट हो गई और आपस में स्टक होके वहाँ पे दम घुटने से जाने चली गई। वहाँ पे एसिलेटर भी था। देखो रेलवेज पे CCTV कैमरा तो लगे रहते हैं, तो वहाँ पे कंट्रोल रूम भी होता है रेलवे पे। तो कंट्रोल रूम से CCTV से सब जो जो लोग थे, जो रेलवे का स्टाफ था, वो देख रहा था, फिर भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। एसिलेटर वगैरह जो चल रहा था उसको भी नहीं रोका। तो ये यहाँ पे बताया गया है। RPF जो फोर्सेस थी वो भी वहाँ पे जो है जितनी मात्रा में डिप्लॉय करनी थी वो नहीं की गई। तो ये जो है डायरेक्टली जो है निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है रेलवे के बिहाफ पे, कि जो रेलवे है, वो रेलवे के जो कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाते। क्यों यहाँ पे मैं ऐसे कह रहा हूँ कि रेलवे की ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाते? क्योंकि देखो ये जो इवेंट है, पहली बात तो ये है कि ये जो इवेंट है ये पहली बार तो हुआ नहीं है। हमने देखा 2013 के अंदर भी सेम इवेंट हुआ था। तो इस इवेंट के अंदर वो भी कुंभ मेला था, ये भी कुंभ मेला था। तो इस इवेंट में एटलीस्ट जो रेलवे स्टाफ है, रेलवे फोर्सेज है, रेलवे के जो हायर डिग्नेटरीज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको प्रिपेयर रहना चाहिए था कि ऐसी सिमिलर सिचुएशन इस बार भी हो सकती है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं था कि उस दिन जो था कि लोगों को अचानक से कोई सपना आया हो कि भाई चलो कुंभ मेला चलते हैं, और एकदम से सैकड़ों यात्री जो है रेलवे स्टेशन पे आ गए और रेलवे स्टाफ वालों को टाइम नहीं मिला उन सब चीज़ को क्राउड मैनेजमेंट करने का, जो कि एक प्रायोरिटी है। ये बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, ह्यूमन डिजास्टर है। और ये डिजास्टर वाला टॉपिक तो आपका CAPF का पार्ट भी है, ऐसे राइटिंग में पूछा जाता है। तो जैसे हमारा नेचुरल डिजास्टर होता है जिसको हम नहीं रोक सकते,
जैसे भूकंप आना हो गया, जैसे सुनामी हो गया, हम नहीं रोक सकते। लेकिन जो ह्यूमन डिजास्टर है, ये एकमात्र ऐसा डिजास्टर है जिसको ह्यूमन कंट्रोल कर सकता है प्रॉपर मैनेजमेंट से, लेकिन ये भी नहीं किया गया यहाँ पे। तो ये बहुत ही चिंता वाली जो है बात है। यहाँ पे एक एग्जांपल और बताया गया है कि जो क्राउड मैनेजमेंट, पुअर क्राउड मैनेजमेंट है जो रेलवेज पे होता है, एक बार और देखने को मिला था 2017 के अंदर। मुंबई के अंदर एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन है, वहां पे भी भगदड़ मची और वहां पे भी 23 लोगों की जानें चली गई। तो ये जो इवेंट है, ये जो इंसिडेंट है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार ही हुआ है, पहली बार हुआ है रेलवे के साथ, ऐसे इवेंट होते आए हैं। लेकिन जो फिर भी जो हमारी रेलवे अथॉरिटी है वो नींद से जाग नहीं रही है, यहाँ पे ये बता रखा है। इसके बाद देखो यहाँ पे बताया गया है कि पुअर प्लानिंग है, ये पुअर प्लानिंग है डेफिनेटली, कि इतना सारा जो क्राउड है, बेसिकली रेलवे बोल क्या रही है कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतना सारा जो क्राउड है वो आ जाएगा, लेकिन जो डेटा है वो कुछ और बोलते हैं। डेटा क्या बोलते हैं, रेलवे तो बोल रही है कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतना क्राउड आ जाएगा और हमें ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए दुर्घटना हो गई। जो रेलवेज हैं, जो रेलवे का स्टाफ है, बेसिकली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पल्ला झाड़ रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जो फरवरी का डेटा है जो एडिटोरियल बताता है हमारा, वो क्या कि जो 15 लाख जो पैसेंजर्स हैं वो 350 ट्रेनों से जो है ट्रैवल कर रहे थे कुंभ जाने के लिए। क्योंकि कुंभ मेला जो था एक दिन का कोई इवेंट नहीं था, काफी लंबे टाइम तक चला था, तो जो पैसेंजर्स थे वो भारी मात्रा में जा रहे थे। कुंभ मेले में भी हमने देखा था, रेलवे स्टेशन पे होने से पहले भगदड़ जो थी वो कुंभ मेले में भी मच हो गई थी। तो उससे तो एटलीस्ट जो है रेलवे अथॉरिटी है उसको जाग जाना चाहिए था, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उनको ले लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो रेलवे अथॉरिटी जो क्लेम कर रही है कि उनकी गलती नहीं है, कि अनएक्सपेक्टेड क्राउड था इतना ज़्यादा आना, तो ये सारी चीज़ जो है डेटा के बिहाफ पे तो गलत साबित होती नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि बेसिकली पास्ट अगर फेस्टिवल ट्रेंड को देखें, तो जो हमारी रेलवे अथॉरिटी है वो जो बेसिक क्राउड मैनेजमेंट होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फेल हो रखी है। और ये 2013 वाला हमने देखा ही था, कुंभ मेला वाला, तो डेफिनेटली ये तो सच ही है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रखा है कि छठ पूजा जब होता है, छठ पूजा का जो अरेंजमेंट होता है, कहीं ना कहीं उसको रेलवे अथॉरिटी को उससे सीखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे प्रॉपर होल्डिंग एरियाज जो थे, कि पैसेंजर जो थे कहाँ पे रुकेंगे, अगर उनको वेटिंग करनी है तो वो सारी चीज़, और कंट्रोल टिकट सेल की। ऐसा नहीं है कि जितने लोग आ रहे हैं सबको टिकट दे दी जाए, तो प्रॉपर कंट्रोल टिकट थी कि प्रॉपर जो गिनती के जो लोग थे उनको ही टिकट दी गई, बाकी लोगों को टिकट नहीं दी गई। तो ऐसा कुछ जो है हमारी रेलवे अथॉरिटी को छठ पूजा से सीख के कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा। तो ये सारी चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं दिखा रही है कि रेलवे अथॉरिटी की जो है एक मिस्टेक है, कि रेलवेज को अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखना चाहिए था, लेकिन रेलवे एज सच सीख नहीं रही है। अब यहाँ पे रेलवे जो है एक तो मिस्टेक हो गई, क्राउड मैनेजमेंट जो है पुअर है, कर नहीं पा रही, डेटा कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, फिर उसके बाद अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है उससे कहीं ना कहीं वो डिनाई कर रही है। पहले तो उन्होंने क्या बोला, पहले तो उन्होंने जो पूरा ब्लेम था वो पैसेंजर पे शिफ्ट कर दिया, कि जो पैसेंजर है वो जो है लार्ज नंबर पे जो है टिकट खरीदे जा रहे हैं, लेकिन टिकट बेच कौन रहा है, बेच तो आप ही रहे हैं। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ब्लेम है ये नहीं चलेगा यहाँ पे। उसके बाद जो है बोला कि कोई फेक न्यूज़ आ गई थी, फेक न्यूज़ की वजह से जो है ये सारा जो सिनेरियो है ये क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे साफ सीधा जो है बता रखा है कि जो रियल कॉज है, रियल कॉज को तो जो रेलवे है वो एड्रेस कर नहीं रही है, ऊपर से जो है ब्लेम जो है ब्लेम गेम खेल रही है, कि कभी पैसेंजर्स को ब्लेम कर दिया, कभी किसी चीज़ को ब्लेम कर दिया। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रही है। एक एग्जांपल और है, बालासोर जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 2023 के अंदर, आप सभी को याद होगा 2023 में बालासोर में जो है ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जो है ट्रेन पटरी से उतर गई थी। तो पहले तो जो है रेलवे अथॉरिटी ने बोला कि जो है रेलवे पटरी को तोड़ दिया गया है, शायद भी नक्सलाइट अटैक वगैरह हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि सिग्नल फेल हो गया था, इसकी वजह से ये सारा जो इंसिडेंट है वो हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेलवे का जो बिहेवियर है ब्लेम गेम खेलने वाला, वो अभी का नहीं है, पहले का है। तो यहाँ पे रेलवे को थोड़ा सा यहाँ पे सुधर जाना चाहिए, थोड़ा सा जो है अपने पैसेंजर की सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद
उसके बाद इंक्वायरी की जब बात आती है तो देखो इंक्वायरी में हाई लेवल कमेटी की जो है इंक्वायरी बिठाने का यहाँ पे वादा किया गया, लेकिन जिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेफ्टी को इंश्योर करने की, उसी के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उसको उस हाई लेवल इंक्वायरी में मेंबर बना दिया गया। तो देखो ये तो कहीं ना कहीं जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है कि वो अपने खिलाफ जो है इंक्वायरी कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हीं को सेफ्टी इंश्योर करनी थी और उन्हीं को जो है सेफ्टी फेलियर जो हुआ है उसकी इंक्वायरी के लिए इंचार्ज बना दिया गया है। तो ये एक यहाँ पे चीज़ बताई गई है। यहाँ पे बेसिकली होना क्या चाहिए था, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। तो ये कुछ यहाँ पे जो है सजेशन दिया गया है और ये बताया गया है कि रेलवेज को ये जो मिस्टेक जो कम फ्रिक्वेंटली जो रिपीट कर रहे हैं, जैसे 2023 में देखा, मुंबई में देखा, बालासोर में देखा, तो इस मिस्टेक को रोकना चाहिए। अपनी जो मिस्टेक है, अपनी जो पास्ट मिस्टेक्स है उसको उससे सीखना चाहिए। कि 2017 के अंदर भी जो है मुंबई में जो है भगदड़ मच गई थी, फुट ओवर ब्रिज वाला आपको याद होगा। तो ये सारे इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि रेलवे में पहली बार हुए हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक होते हुए आए हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे एकदम साफ है क्या, कि जो हमारी रेलवे अथॉरिटी है वो अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख नहीं रही है, जैसे हमारे विंस्टन चर्चिल ने बोला था। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि रेलवेज को अपनी पैसेंजर सेफ्टी से रिलेटेड जो है कदम उठाने चाहिए। जो प्रिवेंटेबल डिजास्टर है, ये बेसिकली जो ह्यूमन डिजास्टर है प्रिवेंटेबल है, तो इस प्रिवेंटेबल डिजास्टर को प्रिवेंट करना चाहिए। और ये जो प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट वाली जो स्ट्रेटेजी होती है वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो आई होप आपको जो है एडिटोरियल का जो मेन थीम था वो समझ आ गया होगा कि हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए और जो रेलवे है वो सीख नहीं रही है। तो ये हमारा पेपर 2 का आर्टिकल है, पेपर 2 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इसको करने की कोशिश करो, देखो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हो, बच्चे इसको रिव्यू भी करते हैं और आप भी बच्चों का जो ऐसे है वो रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कैसे जाना है टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सरपंच पति। देखो सरपंच पति आप सभी को बता दूं कि क्या प्रॉब्लम है सरपंच पति की। ये आप एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं, एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं कहाँ पे, अगर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या लोकल लेवल का पंचायती राज से रिलेटेड कुछ आ जाता है। हमने ऑल्सो एक जो है आर्टिकल डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और डायमेंशन दी गई है, तो इसके फॉर्डर पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सरपंच पति बेसिकली होता क्या है, आप सभी को पता है 33% कुछ रिजर्वेशन है और कई स्टेट्स में तो 50% तक पहुंच चुकी है लोकल लेवल पे वुमेन को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, अब वुमेन जो है इलेक्ट हो जाती है, लेकिन इलेक्ट हो रही है वो सामने, उसके पीछे है उसका पति और वो सारे डिसीजन लेता है, इसलिए ये जो टर्म है वहां से इजाद हुई है सरपंच पति। यही चीज यहाँ पे बता रखी है कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1992 के अंदर 1/3 रिजर्वेशन दे रखा है वुमेन्स को लोकल लेवल की पंचायत में, लेकिन ये बाद में एक्सटेंड कर दिया है काफ़ी स्टेट्स के अंदर 50% तक। और यही चीज़ है यहाँ पे। और अभी देखें तो ऑल ओवर जो इंडिया है 46% जो इलेक्टेड होती हैं वो वुमेन है, 46.6% जो इलेक्टेड होती है वो वुमेन है। तो यहाँ पे इस सरपंच पति की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एडवाइजरी दे रखी है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके डेटा पॉइंट के अंदर ये होना चाहिए कि क्योंकि एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस है तो थोड़ी सी ये मतलब कि वेटेज रखती है, तो आप एज अ सॉल्यूशन में इसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पलरी पेनल्टीज की जो लीडर्स हैं जो अपनी वाइफ को एज अ मुखौटा यूज करते हैं सरपंच बनने के लिए, तो वहां पे पेनल्टी लगानी चाहिए, एक चीज ये ले रखा है। कुछ जो सब कमिटीज होती हैं वहां पे जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा होना चाहिए। उसके बाद जो है जो सेरेमनी होती है उसमें पब्लिकली ये जो सेरेमनी होनी चाहिए, ताकि जो वुमेन है उनको पता चले अपनी पावर का। आपको पता होगा एक यूपी के अंदर एक विलेज था, न्यूज़पेपर के अंदर आया था, वहां पे दोर्रा करके कुछ विलेज था या एमपी में था, वहां पे आया था कि 5 जो सरपंच के पति थे वो शपथ ले रहे थे जबकि इलेक्ट हुई थी उनकी जो मिसेज। तो यहाँ ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर में दिखाते हैं जो सरपंच पति की प्रॉब्लम आ रखी है, तो ऐसी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिकली अगर स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, शपथ जो जिसे समारोह कहते हैं, तो उनको एटलीस्ट पता चलेगा कि उनकी पावर कितनी है। उसके बाद ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कि नज़र रखे
कहीं ये सरपंचपति की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे जो है उसको उजागर करे। विसल ब्लोवर्स जो होते हैं, जो जो गलत हो रहा होता है उसके खिलाफ, जैसे एक्टिविस्ट होते हैं ना, उसे ही कहते हैं विसल ब्लोवर, तो उनको कहीं ना कहीं एम्पावर करना चाहिए, ऐसा हमारी एडवाइजरी कमेटी रिकमेंड देती है। तो इस रिकमेंडेशन को थोड़ा सा लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, ताकि ये जो है आपके ऐसे राइटिंग के अंदर काम आए। नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका CAPF का 2018 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ोगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के थोड़ा सा सोचोगे तो इसका आंसर आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट है हमारा NASM-SR। देखो ये क्या चीज़ है, बेसिकली एक मिसाइल जो है उसका टेस्ट हुआ था, अभी DRDO ने हमारी नेवी के साथ मिलके करा है। इसमें खास ये है कि मिसाइल जो होती है वो बेसिकली लड़ाकू जो विमान होते हैं, फाइटर जो प्लेन्स होते हैं, उनसे छोड़ी जाती है। लेकिन ये जो मिसाइल है हमारे हेलीकॉप्टर से छोड़ी गई है, जैसे आपको दिख रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देख लेते हैं चलो इसको, ठीक है। देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ठीक है। तैयार किसने करी है? DRDO ने हमारी नेवी के साथ मिलके, और सबसे फर्स्ट अपनी ही तरह की जो है इंडिजीनियस मिसाइल है, मतलब सारे इसमें जो लगा है मटेरियल वो हमारा देसी है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट हेलीकॉप्टर से हो रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, रीटारगेटेड मिसाइल है, मतलब लेट से आपने किसी का टारगेट लेके जो है मिसाइल को लॉन्च करा, उसके बाद आपको रीटारगेट भी कर सकते हो, मतलब कि जो निशाने में मारना था वहां से ना करके आप फ्लक्चुएट भी कर सकते हो। मैन इन लूप कैपेबिलिटी है, और ये जो है इमेजिन इंफ्रारेड सीकर को यूज करती है रीटारगेटिंग के लिए। तो ये मेन थोड़े से पॉइंट्स थे, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये मैं काटना भूल गया था, तो ये है, थोड़ा सा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो इसको ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को, और सही आंसर करना, ठीक है। उसके बाद CBAM हो गया। हाँ, मैंने आपको बताया था CBAM क्या चीज़ है। CBAM बेसिकली जो यूरोपियन नेशंस हैं वो हमारे यहाँ से जो माल जाता है उस पर वो जो है कार्बन टैक्स लगाते हैं, कि एक पर्टिकुलर जो है उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया, लेट से 100 जो है टन जो है CO2 एमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो माल गया है वो 102 CO टन है, तो हमारे इस पर टैक्स लगेगा, उसे कहते हैं CBAM। तो क्या चीज़ है थोड़ा सा देखते हैं। अभी जो है हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं हमारे ऊपर थोड़ी सी मेहरबान हो रही है, बोल रही है कि थोड़ा सा देखेंगे CBAM को, रिकन्सिडरेशन करेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो US है वो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर सैंक्शन वगैरह लगाने की बात कर रहा है, इंडिया के साथ मिल रहा है, तो वो अपना जो है बचाव भी देख रही है एक तरह से। तो CBAM को थोड़ा सा देख लेते हैं। CBAM क्या चीज़ है, आपको पता ही है, कार्बन है, टैक्स है बेसिकली कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्टिकुलर उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, इससे ऊपर अगर हमारा कोई प्रोडक्ट जाता है और उसके अंदर उसकी मेकिंग के अंदर जो है कार्बन प्रोड्यूस हुआ है उस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा, तो वो टैक्स लगाएंगे हमारे ऊपर। ये है, और ये WTO कंपैटिबल भी है, और जितने भी ये होते हैं सारे WTO कंपैटिबल ही होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो कभी स्टेटमेंट आता है थोड़ा याद रखना। इसके अंदर बेसिकली एक है, ये पार्ट है फिट फॉर 55 इन 2023 फिट फॉर 55 इन 2023 क्या चीज़ है ये? बेसिकली जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं 55% जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करना चाहती है 2023 तक, उसी को ये बोल दिया, और ये यूरोपियन क्लाइमेट लॉज के अकॉर्डेंस में भी है। बाकी सारी चीज़ ये सेम ही है, बस इसका जो है मेन चीज़ आपको मैं बता दूं क्या। देखो कार्बन ट्रेडिंग मैंने बताया था, आपको बताया था ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके ऊपर लिमिट सेट थी पेरिस क्लाइमेट के अंदर, कि जो है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा जो है, क्योटो के अंदर थी, हाँ क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर थी, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा जो है वो कार्बन एमिट नहीं करेंगे, ठीक है। करेंगे तो उनको क्या करेगा, कंपनसेट करना होगा, या तो कार्बन क्रेडिट खरीदो या फिर जो है उनकी पेनल्टीज दो। अब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अब ये एक नया जो है लेके आई है CBAM। इसके अंदर क्या है कि लेट से आप आप एक्सपोर्ट करते हैं अपना माल, जैसे हम स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील के अंदर बेसिकली हमारा है क्या, स्टील के अंदर हमारा कार्बन लगता है, कोयले से बनाते हैं हमारा स्टील, क्योंकि उसको बनाने के लिए मेकिंग में कोयला तो लगता ही है ना, ठीक है, वो एमिट होता है। अब हमारा जो प्रोडक्ट बनता है स्टील वगैरह, वो जो है यूरोपियन कंट्रीज हो गई, US वगैरह हो गई, यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो एक्सपोर्ट होता है इसके अंदर कार्बन ज़्यादा होता है, तो उन्होंने क्या करा कि इसको रोक तो सकते नहीं है, WTO का वियोलेशन हो जाएगा,
इन्होंने नया तरीका निकाला कि अब क्या करेंगे, कार्बन करके ये सीबैम लेके आ गए कि भाई हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हमारे इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं एक तरह से। और टैरिफ का तरीका क्या है, सीबैम, कि लेट से अगर आपका जो है 100 टन होना चाहिए एमिशन, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आप पे टैक्स लगेगा। इस टैक्स से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीबम सर्टिफिकेट है वो खरीदना पड़ेगा, और इसका जो प्राइस है वो वहां की मार्केटिंग के हिसाब से होगा। ठीक है, तो सेम जैसे कार्बन ट्रेड था, पहले हम बेचते थे अब वो बेच रहे हैं, ये सारा ड्रामा जो है हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है करो कमेंट बॉक्स के अंदर, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, काफी इजी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बस इसको। नेक्स्ट है यूएन पीस कीपर। बेसिकली अभी हुआ क्या है, अभी देखो पहले तो ये समझ लो कि हमारी जो इंडिया है, अब तक आपको लगता होगा कि लार्जेस्ट जो है ट्रूप करती है, लेकिन ये 4th लार्जेस्ट में आती है। नेपाल आता है, रवांडा आता है, बांग्लादेश आता है, हमारी जो है इंडिया द 4th लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, हमसे ज़्यादा नेपाल और रवांडा और बांग्लादेश जो है कंट्रीब्यूट करती है फोर्सेज में, जो अपने पीस कीपिंग फोर्स मिशन में हमारे जो जाते हैं ना जवान लोग, वो आप भर्ती होंगे तो आप भी जाएंगे, आपको भी मौका मिलेगा। ठीक है, अब बेसिकली देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर ऑफ ग्लोबल साउथ बेसिकली एक मीट हुई थी, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी, ये पीआईबी के अंदर आ रखा था, ये वाला आ रखा था, और एक पर जो हेलीकॉप्टर से मिसाइल छोड़ रहे थे वो दोनों आ रखे थे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज किसने करा था, कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर ऑफ ग्लोबल साउथ, ये ऑर्गेनाइज करा था हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग ने न्यू दिल्ली के अंदर। थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना, इसका थीम क्या था, वुमेन इन पीस कीपिंग आ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, उसी के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी सामने आई थी, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। यही था आज की डिस्कशन के अंदर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, अगर आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।